यहाँ हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़ रही। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कि हमारे भारत के क्या क्या संबंध रहे अनेक देशों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं केनिया से। तो केनिया के जो राष्ट्रपति हैं विलियम समाई रूटो, वो क्या है भारत की राजकीय यात्रा पर रहे 4 से 6 दिसंबर को। और उनका नाम याद रखना है। पहले तो आपको केनिया के राष्ट्रपति कौन है, विलियम समोई रूटो। केनिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। अब इस दौरान क्या क्या हुआ देखिए, केनिया ने क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए डिक्लेरेशन कर दी है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एंड इंडियन सोलर अलायंस, इन दोनों संगठन में शामिल होने के लिए क्या है डिक्लेरेशन की है किसने, केनिया ने। अब इस यात्रा के दौरान 5 समझौते हुए। वो 5 समझौते कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो खेलों में सहयोग पर क्या है एक समझौता हुआ है, खेलों में सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान। BIS और जो केनिया का मानक ब्यूरो है इसके बीच MOU साइन हुआ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और जो केनिया के मुक्त विश्वविद्यालय DUK इसके बीच समझौता हुआ है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, केनिया ने GBA और ISA में शामिल होने की डिक्लेरेशन की है और इनके राष्ट्रपति का आपको नाम याद रखना है। नाम क्या है, विलियम समोई रूटो। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। भारत तंजानिया के बारे में बात करें तो तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन, ये क्या भारत की राजकीय यात्रा पर रही और ये तंजानिया की क्या पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। तो नाम याद रखना है, सामिया सुलुहु हसन कहाँ की राष्ट्रपति हैं, तंजानिया की। और बात करें केनिया के कौन थे तो विलियम समोई रूटो थे। विलियम समोई रूटो केनिया के एंड सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की। इसके साथ ही G20 समूह में अफ्रीका यूनियन शामिल हो गया है। तो अफ्रीका यूनियन कहाँ G20 में अब शामिल हो गया है। तो 21 G20+1 मीन्स अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनकी पहली भारत यात्रा थी। तो इस दौरान क्या क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इस दौरान द्विपक्षीय पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए। 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तंजानिया में। तो कहाँ पर आयोजित हुआ, तंजानिया में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का। भारत और तंजानिया के बीच वर्ष 2023-27 की अवधि के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। फरवरी 2024 में जो सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित मेला हुआ है, तंजानिया का भागीदार देश बनाने का निमंत्रण दिया है। और तंजानिया यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की डिक्लेरेशन की है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तंजानिया ने क्या है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की डिक्लेरेशन यहाँ पर की है। इसके साथ GBA में भी शामिल होने की डिक्लेरेशन की है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से बनेगा सवाल, क्या बनेगा कि JNU ने किस देश की राष्ट्रपति को PhD की डिग्री दी, मानद डॉक्टरेट की मानद उपाधि। तो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से क्या है सम्मानित किया। तो ये केनिया और तंजानिया के बारे में था। नाम याद रखना, केनिया के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो एंड केनिया के क्या थे, विलियम समोई रूटो एंड इसके तंजानिया की कौन है, सामिया सुलुहु हसन। JNU से इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कंट्री है भारत और ग्रीस। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है, नाम याद रखना, कायरियाकोस
मित्सोताकिस, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद रखना, कारियाकोस, मित्सोकातिस, इनके निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए? ग्रीस की यात्रा पर। 40 वर्ष बाद किसी भारतीय की क्या है? ग्रीस यात्रा है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी 1983 में इंदिरा गांधी जी ने ग्रीस की यात्रा की थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जो वहां के सैनिक मारे गए थे उनको क्या है? श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ यहाँ पर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा दोनों देशों ने, ग्रीस और भारत ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, मार्क कर लीजिए। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा। तो किस कंट्री ने दिया है? ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना स्केलारोपोउलो ने। ठीक है, तो याद रखना फ्रांस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया है। नेक्स्ट कंट्री है भारत और यूएई। तो यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पहुंचे? अबू धाबी पहुंचे, और जो कोप की मीटिंग हुई थी UNFCCC कोप 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। सवाल ये बनेगा कोप 28 की मीटिंग कहाँ हुई? यूएई में, और अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये भी नाम याद रखना है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ कोप 28 का, 30 नवंबर से 12 दिसंबर। वहां के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। एंड यहाँ पर क्या है? देखिए मोमोरेंडम साइन हुआ, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा? देखिए इंपॉर्टेंट रहा, ये तो हमें पता है कि IIT दिल्ली पहला जो IIT है जिसका क्या है? परिसर विदेश में भी स्थापित है। कहाँ पर? जंजीबार तंजानिया में। कहाँ पर? जंजीबार तंजानिया में। लेकिन यहाँ पर जो IIT दिल्ली है उसने UAE अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित किया है, मतलब डिक्लेरेशन की है। तो दूसरा IIT बन गया है जिसका विदेश में अपना परिसर होगा। तो पहला कौन? पहला JNU, ये IIT मद्रास कहाँ पर है? जंजीबार तंजानिया में। एंड सेकंड हो गया है कौन? IIT दिल्ली, और दिल्ली का कहाँ होगा? अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। भारत और फ्रांस के क्या संबंध रहे? तो यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? फ्रांस की यात्रा पर गए। ये इनकी 6ठी फ्रांस यात्रा है। यहाँ पर वो एलिसी पैलेस गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब दोनों देख लेना ध्यान से। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये दिया ग्रीस ने, और यहाँ पर लीजन आ जाए, अगर ऑर्डर की जगह क्या आ जाए? लीजन आ जाए, तो ये फ्रांस ने दिया है। अगर द ग्रैंड ऑर्डर आ जाए तो ग्रीस ने, ऑर्डर ग्रीस, और लीजन फ्रांस, लीजन फ्रांस। ये याद रखना है, ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रांस नेशनल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है बास्टिल डे के अवसर पर। वहां पर प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि रहे, और इसके साथ साथ फिर कितनी टुकड़ियों ने नेतृत्व किया, क्या हुआ। 2009 में प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह बास्टिल परेड में भाग लिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में तो नहीं आएंगे, अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये है भारत के UPI के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी है, ये भी ध्यान रख सकते हो। तो ये था फ्रांस और भारत के बारे में। भारत और मिस्र के बारे में, तो मिस्र के राष्ट्रपति का नाम याद रखना। पहले तो सबसे पहली बात अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है। इनके नियंत्रण पर ही प्रधानमंत्री जी कहाँ? मिस्र की राज की यात्रा पर गए। और 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट कौन रहे थे? मिस्र के राष्ट्रपति ही रहे थे, अब्दुल फतेह अल सीसी।
तो 1997 के बाद ये आधिकारिक यात्रा थी दार अल इफ्ता। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नाइल मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये याद रखना है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर भारत और अमेरिका के बारे में। तो ऑफिशियल स्टेट विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। इससे पहले हालांकि यूएस से 6 बार चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। न्यूयॉर्क से इनकी यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ये ध्यान रखना है 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, ये क्या है इस 2023 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था। ये याद रखना है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। कहाँ? नॉर्थ लॉन न्यूयॉर्क में। सवाल इस तरह से भी पूछ जाएगा कि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ योग दिवस मनाया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो ये 2 पॉइंट रेलिवेंट है, ध्यान रखने हैं। तो योगा सेशन चला, ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस योग में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया और मोस्ट नेशनलिटीज इन योगा सेशन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है, एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी रही। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टमीज अकॉर्ड पर साइन किए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टमीज अकॉर्ड पर साइन किए भारत ने, तो 27वां देश बन गया है भारत। तो इसमें 8 संस्थापक देश हैं। आर्टमीज समझौते में 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। और ये इसरो और नासा की जो संयुक्त सैटेलाइट निसार ये उपग्रह है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इंपॉर्टेंट है। निसार मिशन पूछा जाता है किन 2 संस्थाओं का है, तो इसरो और नासा का है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदारी देश बन गया है और एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। तो ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट थे भारत और अमेरिका के बीच के, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये और याद रखना है अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत और सर्बिया। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सर्बिया की राजकीय यात्रा पर रही। ये यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी उनकी। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया और सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रानाविक, ये नाम याद रखना है, एना ब्रानाविक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच। और उन्हें क्या कहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की? उन्होंने मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत सुरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनके निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई? सुरीनाम गई। सुरीनाम की यात्रा पर 4 से 6 जून। ये इनकी पहली यात्रा थी राष्ट्रपति बनने के उपरांत, और इससे पहले जनवरी 2023 में सुरीनाम के राष्ट्रपति जी भी भारत की यात्रा पर आए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढे तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सुरीनाम के राष्ट्रपति रहे थे, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये किसको प्रदान किया गया? किसके द्वारा? जो सुरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये याद रखना है। नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहाँ का? सुरीनाम का। भारत नेपाल के संबंध देखते हैं। नेपाल के जो प्रधानमंत्री है कौन? पुष्प कुमार कमल दहल। ये
ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है पहले तो आपको, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा थी। और यहाँ पर क्या क्या साइन हुए, पावर ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। अगले 10 सालों के लिए भारत नेपाल से 10,000 विद्युत आपूर्ति ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया है। और मोतिहारी बिहार से लेकर अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है, चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय किया है। मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज ये पेट्रोल की पाइपलाइन है। आगे बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज भारत की राजकीय यात्रा पर आए। ये भारत की इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। नाम याद रखना है किनका, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज। ये नाम याद रखना क्योंकि जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो होली के दिन ये भारत की यात्रा पर आए। अब क्रिकेट स्टेडियम भी गए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो टेस्ट मैच चल रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इनके बीच क्या समझौता हुआ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर भारत में पहली शाखा खुलेगी किसी विदेशी विश्वविद्यालय की। अब वो कौन है, डिकिन विश्वविद्यालय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ खोलेगा, ये गांधीनगर गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको मार्क कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट था इनके बीच जो भी समझौते हुए। भारत भूटान, भूटान के नरेश का नाम याद रखना है पहले तो आपको। क्या नाम है उनका, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इन्होंने नई दिल्ली के साथ महाराष्ट्र का भी दौरा किया। 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु समझौता हो गया। मांगदेचू जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल ये बनता है कि मांगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश की किस देश में है, तो भूटान में है। अब ये भूटान में जो इसका निर्माण किया गया, ये भारत के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है, मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। और आसाम से गोलेफू भूटान से जोड़ेगा इसको। और ये भारत और भूटान के बीच में पहला रेल लिंक होगा। भारत और इटली के बीच क्या क्या समझौता हुआ, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इनके ऊपर काफ़ी मीम भी देखने को बने हैं। तो नाम याद रखना, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये भारत की क्या है, राजकीय यात्रा पर आई। तो 8वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि रही और कीनोट स्पीकर के रूप में भाग लिया मेलोनी जी ने। और 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजकीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। नेक्स्ट है भारत और जर्मनी। जर्मनी के चांसलर कौन है इस टाइम, ओलाफ शोल्ज हैं। तो इन्होंने किसकी जगह ली थी, एंजेला मार्केल की जगह ली थी, ये भी ध्यान रखना है। तो भारत की यात्रा पर आए और शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा थी। अब इसमें क्या है, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद किसी ये पहली यात्रा थी हैम्बर्ग शहर के मेयर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नाम याद रखना बस। भारत मिस्र, जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ये भारत की यात्रा पर आए। 74th रिपब्लिक डे पर ये मुख्य अतिथि थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अब इनके बीच वर्चुअल माध्यम से क्या है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इंपॉर्टेंट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और ये क्या है, पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। तो देखते हैं गरबा के बारे में। गरबा को क्या है, जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसमें शामिल कर लिया गया है। किसको, गरबा को। और गरबा कहाँ का डांस है, ये गुजरात का। गरबा कहाँ का डांस है, गुजरात का डांस है, ये भी आप याद रखना, गुजरात। तो इसको किस में शामिल किए गए हैं, जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है उसमें
शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल साइट हेरिटेज साइट्स में। तो 18वीं वार्षिक बैठक हुई कहाँ? कसाने बोत्सवाना में हुई, ये याद रखना है, कसाने बोत्सवाना में। और यहाँ पर 51 नई विरासतों को शामिल किया गया। ये हमारे काम की नहीं है, बस इतना याद रखना, 51 को शामिल किया गया। और भारत के किसको शामिल किया गया? गुजरात के गरबा को शामिल किया गया, गुजरात के गरबा को। और अब भारत की कितनी साइड यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइड में? इंटेंजिबल वो होती हैं जिन्हें छू के नहीं देखा जा सकता। तो कितनी हो गई? टोटल 15 हो गई। अब टोटल कितनी हो गई? 15। तो गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई और ये गोलाकार छेद वाले एक मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है। ये मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। ये कुछ इस तरह से जैसे घुड़ला डांस राजस्थान में होता है उसकी तरह घड़ा मटका होता है, उसमें छेद करके फिर दीपक जलाते हैं। तो गरबा ध्यान रखना है गुजरात का है। और ये बाकी चीजें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 24 सदस्यीय समिति भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि पहली कौन सी साइड थी, तो ये ध्यान रखने हैं। 2008 में किन किन को ऐड किया गया था? रामलीला को, वैदिक जो मंत्र होते हैं उनको, और कुटियत्तम जो संस्कृत नाट्य कला है। तो ये तीनों याद रखने हैं, रामलीला, वैदिक मंत्र और कुटियत्तम। उसके अलावा फिर रम्मन भी है, मोडियट्टू है, कालबेलिया है, छऊ डांस है, लद्दाख का बौद्ध जो मंत्र है वो शामिल किया गया, संकीर्तन शामिल किया गया। पंजाब के जो ठटेरे दोबारा जो बनाया जाता पीतल तांबे से वो है। एंड योग को 2016 में शामिल किया गया था, योगा को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज को भी 2016 में, कुंभ को 2017 में, एंड कोलकाता की दुर्गा पूजा को 21 में और गुजरात का गरबा को 23 में। यहाँ से आपको क्रम लगाने को भी पूछ सकते हैं, इसलिए पांचों भी याद रखने हैं। योग 2016, नवरोज 2016, कुंभ मेला बाद में है 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा 21 में है, गुजरात का गरबा 2023 में है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो ये जारी किया गया है। अब ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, कितने देश शामिल हैं इसमें? 63 देश और यूरोपियन संघ। तो इसमें EU तथा 63 अन्य देश हैं। तो 4 श्रेणियां होती हैं इसमें, कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। तो इस बेस पर पॉइंट दिए जाते हैं। अब काम की चीज क्या है कि जो ये रिपोर्ट दी जाती है किसके द्वारा? जर्मन वॉच एंड कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा। जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। कौन सी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाली जाती है। तो 2024 हुई, ये इसका 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 19वां। अब इसमें कोई भी देश टॉप रैंक नहीं हासिल कर पाया, फर्स्ट रैंक। तो इसमें क्या है, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो टारगेट दिया गया था, पेरिस समझौता हुआ था, उसमें क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कोई भी देश जो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने की बात हुई थी, लेकिन नहीं रख पाया। तो लेकिन यहाँ पर जो रैंक मिली है डेनमार्क को, 4th मिली है, 4था स्थान डेनमार्क को मिला है। तो डेनमार्क को याद रखना है। और सबसे कम स्कोर किसको मिला है? सऊदी अरब को मिला है, अंतिम स्थान रहा है सऊदी अरब का। तो टॉप पर रहा है डेनमार्क। भारत को का रैंक क्या रही है इसमें? 7वीं रैंक रही है। भारत की रैंक जरूर याद रखना, किसी की याद रखो मत रखो, टॉप वाले की रखना, और जो भारत की रैंक है वो तो जरूर याद रखना। तो 7वीं रैंक किसकी? भारत की। तो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, क्या क्या रैंक है वो देख लीजिए। डेनमार्क 4th पर रहा है, एस्टोनिया 5th रहा, फिलीपींस 6th रहा। जैसा कि हमने बताया टॉप 3 में कोई भी नहीं आ पाया है। तो डेनमार्क 4th रहा है, एस्टोनिया और फिलीपींस। भारत की रैंक 7 रही है, ये भी ध्यान रखना है। अंतिम 5 देशों में सऊदी अरब, ईरान, UAE, साउथ कोरिया और रूस रहे हैं।
सऊदी अरेबिया को लास्ट रैंक मिली है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये टाइम मैगजीन जो है 1923 से क्या है प्रकाशित की जा रही है, 1923 से। अब इसमें क्या है प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव होता है, और इस बार कौन चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। किसको? टेलर स्विफ्ट को। नाम याद रखना है, ये पॉप गायिका है, इनको अमेरिका की गायिका और गीतकार है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत के एकमात्र जो भारतीय चुने गए हैं टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर, वो महात्मा गांधी जी चुने गए थे। कब? 1930 में। उसके बाद कोई भी पर्सन क्या है पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बन पाया टाइम मैगजीन में, तो महात्मा गांधी जी का नाम याद रखना है। और 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट चुनी गई हैं, तो टेलर स्विफ्ट का नाम याद रखना। ये क्या है 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला बन गई है कवर पेज पर। बात करें सीईओ ऑफ द ईयर, तो वो सैम एल्टमैन, ओपन एआई के सीईओ। तो कौन है ये? इनका नाम याद रखना है। ओपन एआई के ये ऑल्टमैन है जो सीईओ बने, सीईओ ऑफ द ईयर, ये नाम याद रखना। ये पेन अटक गया था थोड़ा। तो सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन, एथलीट ऑफ द ईयर मेसी फुटबॉलर को, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये एलेक्स निवेल को। ये 3 नाम याद रखने हैं। अभी एक नाम और है वो भी देख लेते हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? टेलर स्विफ्ट नाम याद रखना है, और यहाँ पर सैम ऑल्टमैन सीईओ ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर मेसी, एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवेल। यहाँ पर नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो वैश्विक डिक्लेरेशन है वो ही है। तो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में और खारे पानी में। विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं, और जिसमें क्या है अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन एंड तुकुजी नदी डॉल्फिन, और यांगजे फिनलेस पर्पई। 7वीं कौन सी है? ये बैजी है, चीन की। चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है बैजी को। 2006 में इसे विलुप्त कर दिया गया था। तो 6 डॉल्फिन पाई जाती हैं, नाम याद रखना है। तो ये इनको बचाने के लिए यहाँ डिक्लेरेशन हुए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में, और डिक्लेरेशन इसका नाम रखा गया है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। तो इनकी जो डेथ हो रही है डॉल्फिन की, तो इनको बचाने के लिए है। क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये क्विकली साइमंड्स की द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंक दी गई है। तो इस रैंक में ये इसका 16वां संस्करण है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के रहे। इसमें कितने विश्वविद्यालय रहे भारत के? 148। लेकिन टॉप रैंक किसको मिली? चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी को। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी यहाँ क्या है टॉप पर रही है। सेकंड हांगकांग एंड थर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत की जो शामिल रही हैं वो फर्स्ट रैंक भारत की तरफ से, फर्स्ट रैंक भारत की तरफ से किसको मिली है? ये मिली है आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे कहाँ? महाराष्ट्र की है। तो इसको यहाँ पर टॉप रैंक मिली है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास रही। रूस सीएफआई संधि से बाहर हो गया। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, इससे बाहर हो गया है। और 1990 में पेरिस में यूरोप में जो ये सीएफई है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। अब पूरी तरह से इससे बाहर हो गया है रूस सीएफआई से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्वालियर और काजीकोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। जो यूनेस्को के यूसीसीएन, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है, इसमें क्या है भारत की 2 सिटीज को शामिल किया गया है। अब इसमें देखिए 7
रचनात्मक क्षेत्रों को क्या शामिल किया जाता है, जैसे शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत को। तो इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोलो। इनका नाम याद रखना है, क्या है? यूनेस्को की जो महानिदेशक है आंद्रे अजोलो। इन्होंने 55 नए शहरों को यूनेस्को के इसमें शामिल किया गया है रचनात्मक शहरों में। तो भारत के काजीकोड और ग्वालियर को, काजीकोड में किसके लिए? काजीकोड को साहित्य के क्षेत्र में और ग्वालियर को किया है संगीत के क्षेत्र में। तो भारत के कितने अब तक शहर शामिल हो गए हैं? 8 शहर हो गए हैं अब टोटल। पहले 6 थे, अब 2 और मिले तो 8। कौन कौन से? 2015 में जयपुर को शामिल किया गया, वाराणसी को, फिर 17 में चेन्नई को, एंड 19 में मुंबई को और हैदराबाद को, एंड 21 में श्रीनगर को, और अब काजीकोड और ग्वालियर को। ग्वालियर किसके लिए जाना जाता है? संगीत के लिए। यहाँ तानसेन और बैजू बावरा और प्रख्यात जो संगीतकार थे वो रहते थे, तो उनके कारण जाना जाता है। और कोझिकोड को साहित्य के लिए। तो पहला शहर बना है जो साहित्य के क्षेत्र में शामिल हुआ है, कोझिकोड, केरल। इजराइल फिलिस्तीन विवाद देखने को मिला है। इसका बैकग्राउंड क्या था इतना डिटेल तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। तो या तो मैप से सवाल पूछ सकते हैं कि इजराइल किससे बाउंड्री शेयर करता है, इस तरह से। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको 2 पॉइंट बता देते हैं। जो हमास की तरफ से ऑपरेशन चला उसका नाम याद रखना है। हमास की तरफ से जो ऑपरेशन चला है उसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? इस हमले पर ऑपरेशन अलक्सा फ्लड, ये हमास की तरफ से इजराइल पर जब हमला किया गया वो ऑपरेशन का नाम रखा। और इसमें जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा ये इजराइल ने रखा, इसके जो बदले में अटैक किया। ऑपरेशन अलक्सा और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दोनों की तरफ से ऑपरेशन चलाए गए। तो हमास का ऑपरेशन अलक्सा फ्लड एंड इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्लियर? ये ध्यान रखने हैं आपको दोनों। अब आपसे पूछे भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो भारत का क्या योगदान है इसमें और क्यों ऑपरेशन चलाया? देखिए, जो इजराइल में भारतीय नागरिक फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ऑपरेशन अजय कहाँ से? इजराइल से वापस लाने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए। हमास इजराइल संघर्ष के बीच में जो भारतीय फंसे थे, चाहे वो इजराइल वाले एरिया में हो चाहे उस दूसरे हमास फिलिस्तीन वाले एरिया में हो, वहां से वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। नेक्स्ट है धोडो। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज बना है UNWTO में। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है धोडो को। धोडो नाम याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। UNWTO ने इसको क्या है? बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है धोडो। और धोडो कहाँ है ये भी ध्यान रखना है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। WTO की बात करें, UNWTO की कहाँ पर इसकी बैठक हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। कहाँ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। तो ये तीसरा संस्करण था। 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। धोडो कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है, ये याद रखना है। तो रण उत्सव यहीं आयोजित किया जाता है। धोडो वर्ष 2023 से पूर्व 2021 में पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चयनित किया गया था। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। यहाँ की साड़ियाँ फेमस है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो UNWTO, ये बस इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। यह किसके द्वारा जारी की जाती है? मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज और मर्सर के सहयोग से इसको CFA संस्थान जारी करता है। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। तो पहली बात तो ये याद रखना है किसके द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक निकाला जाता है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो ये निकाला जाता है मर्सर CFA के द्वारा और ये इसका 15वां संस्करण है। इसके अनुसार
जो नीदरलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है और इजराइल है, इसकी सेवानिवृत्त आय प्रणाली विश्व में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो टॉप पर कौन है, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल की सर्वश्रेष्ठ है। निकालता कौन है, मर्सर मोनास के सहयोग से CFO संस्थान। तो टॉप 3 देश देखे हैं भारत की। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 45वां स्थान भारत को मिला है। 2022 में भारत की स्थान कितनी थी, 41वीं थी, इस बार थोड़ा डाउन हुई है। टॉप में नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन निकालता है, इसको निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, ये आगे चल के अभी बताएंगे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 संकेतों पर डिपेंड होती है, अंडर नोरिशमेंट मीन्स अल्पोषण, बाल दुबलापन चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन जिसमें कम हाइट होती है चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 बिंदुओं पर ये क्या है, आधारित होती है, इन 4 संकेतों पर आधारित होती है। इसी के बेस पर क्या है, फिर इनको कैटेगरीज में बांटा जाता है। 9.9 या उससे कम को लो, 10.90 से लेकर 19.9 तक मॉडरेट, इसके बाद फिर गंभीर, फिर भयावह, फिर चरम भयावह। तो जैसा कि हमने बताया, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को कौन निकालता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी की जाती है। 18वां वार्षिक संस्करण है और इस बार इसकी रिपोर्ट की तो थीम क्या रही, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स। तो ये इस बार की इसकी थीम रही। वर्ष 2023 में 125 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना की गई और इसमें क्या है, जो एवरेज निकल कर आया पूरे वर्ल्ड का 18.3 निकल कर आया, तो मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया। मॉडरेट कैटेगरी में 2023 में दक्षिण एशिया और साउथ अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा को क्या है, सर्वाधिक स्कोर, मतलब यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भुखमरी यहाँ पर ही देखी जाती है और सबसे कम किस क्षेत्र में देखी जाती है, यूरोप और मध्य एशिया का जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है 6 पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, स्थिति ठीक ठाक है, मतलब भुखमरी यहाँ पर कम है। भारत की बात करें तो फिर यहाँ कुछ कंट्रीज में 9 देशों में क्या है, भुखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति है, जिसमें क्या है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कोंगो, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर, ये अफ्रीकन देश है, यमन, तो यहाँ पर बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान, इन्होंने आंकड़े नहीं दिए तो इनको भी इस कैटेगरी में ही रखा गया है। तो GHI 2023 के अनुसार इस अवधि में मेडागास्कर में नोरिशमेंट की दर 51% रही, तो काफी ज्यादा रही है। तो ये इस तरह से रैंकिंग है। तो बुरुंडी में इतना सब नहीं आएगा डिटेल में, आप इतना डीप ज्यादा पढ़ के जाओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये सॉरी, ये ध्यान मत रखना, बस ये याद रखना भारत की रैंकिंग कितनी है और कौन निकालता है रिपोर्ट को, टॉप देश कौन से हैं। तो भारत की रैंकिंग भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, 111वीं रैंक भारत की यहाँ पर रही है। अंतिम 3 देश मध्य अफ्रीका गणराज्य, मेडागास्कर और यमन, ये 3 देश क्या हैं, टॉप मतलब लास्ट में रहे हैं। टॉप में हमने जैसा कि बताया कौन सा एरिया रहा है आपका, जो दक्षिण एशिया वाला है, इसका स्कोर सर्वाधिक रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा भुखमरी देखने को मिलती है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार की लिस्ट 2023 में किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार कौन देता है, देखिए 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में कौन जन्मे थे, स्वीडिश आविष्कर्ता अल्फ्रेड नोबेल, तो उनकी याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। तो किन क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, फिजिक्स में, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिकल, लिटरेचर, साहित्य और शांति के क्षेत्र में 1901 से प्रदान किया जा रहा है, लेकिन 1966 से फिर किसको ऐड किया गया, इसमें किया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी, मतलब 1969 को पहली बार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो टोटल 6 क्षेत्र में ये
दिया जाता है किसमें, मेडिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। तो देख लेते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है। तो 9 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर डिक्लेरेशन हुई थी। कौन देता है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तो किसको दिया गया, क्लॉडिया गोल्डीन को। नाम याद रखना है, क्लॉडिया गोल्डीन, इंपॉर्टेंट नाम है। इनको तीसरी महिला है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, और पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अकेले जीता है, मतलब बाकी जो दोनों जीता था, किन्होंने, एलिनोर ओस्ट्रोम ने और एस्थर डोफ्लो ने। इनको क्या है, संयुक्त रूप से मिला था, लेकिन इनको क्या है, सिंगल हैंडेडली मिला है क्लॉडिया गोल्डीन को। क्लॉडिया गोल्डीन नाम याद रखना, क्लॉडिया गोल्डीन। ऐसे याद रख लेना, गोल्ड का संबंध किससे, इकोनॉमी से, तो गोल्ड इकोनॉमी याद रख लेना। बस ट्रिक बताइए थोड़ा सा कि इस तरह से याद हो जाए। अर्थशास्त्र का किसको मिला, क्लॉडिया गोल्डीन को। तो इनको किसके लिए मिला है, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। तो इन्हें लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक्स का किसको, क्लॉडिया गोल्डीन को। ठीक है, अब इनकी बाकी पुस्तक हैं, ये सबसे तो इतना आएगा नहीं। नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार शांति का किसको मिला है, पीस में किसको मिला है, इसको कौन देता है, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। अब ये मिला है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। इस बार यह नोबेल पुरस्कार पीस का प्रदान किया गया है, किसको, नरगिस मोहम्मदी को। इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने ईरान में जो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई थी, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब डिक्लेरेशन हुई तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ, कैद में है। इससे पहले 2003 में ईरान की शिरीन अबादी को भी यह मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला कौन थी, शिरीन अबादी थी। अब देख लेते हैं यहाँ साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में देख लेते हैं, इसको द स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। यह मिला है नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाफ फोसे को प्रदान किया गया है। किसको मिला है, जॉन ओलाफ फोसे को। पीस का पीस का किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। और गोल्डीन को अर्थशास्त्र का, साहित्य का जॉन ओलाफ फोसे को। इस तरह से याद रखना है, याद हो जाएंगे अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो। वर्ष 1983 में इनका उपन्यास है। ये सब इतना नहीं पूछेंगे, बस नाम याद रखना है किनको किस क्षेत्र में मिला है। अब देख लेते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन बोले तो केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है। पहले तो ये देख लेना कौन देता है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ही देता है इसको भी। 3 को मिला है मोंगी जी बावेंडी एंड लुइसी ब्रूस एंड अलेक्सी एकीमोव। तो याद रखना है बावेंडी, लुइस ब्रूस एंड एकीमोव, बावेंडी ब्रूस एकीमोव, बावेंडी ब्रूस एकीमोव, ऐसे याद रखना, बावेंडी ब्रूस एकीमोव। बावेंडी कहाँ के, अमेरिका के हैं। ब्रूस कहाँ के, अमेरिका के हैं। और ये भी एकीमोव कहाँ के, अमेरिका के हैं। तो बावेंडी ब्रूस एकीमोव, ये याद रखना किस चीज के लिए मिला है इन्हें, क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। नाम याद रख लेना इनके। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का किसको मिला है। ये दिया है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ही दिया गया। अब इस क्षेत्र में किस किस को मिला है उनके नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला, फिजिक्स में भी 3 यहाँ पर साइंटिस्ट को मिला है। कौन कौन है, पियरे एगिस्टिनी, क्या नाम है, पियरे एगोस्टिनी, क्राउज, फेरेंक क्राउज एंड एनी एल हाउलियर, एनी एल हाउलियर। नाम याद रखना, एगोस्टिनी, क्राउज और हुइलियर, एगोस्टोनी, क्राउज, हुइलियर। इन तीनों को किस में मिला है,
फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को यह अवार्ड दिया गया है। तो इनको किसके लिए मिला है? ये इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। और केमिस्ट्री के लिए किसको किस क्षेत्र में मिला था? क्वांटम डॉट्स के क्षेत्र में मिला था। पीस में किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को। तो इस तरह से ही आपको याद हो जाएंगे। अगर अर्थशास्त्र में पूछे तो हमने गोल्ड बताया, गोल्डीन को मिला था। तो इस तरह से आप याद रखना, क्लॉडिया गोल्डीन। आपको इकोनॉमिक्स, गोल्ड इकोनॉमिक्स में आता है तो क्लॉडिया गोल्डीन इकोनॉमिक्स, नरगिस मोहम्मदी पीस। एंड जो फोसे को मिला है वो किस में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। 3 को मिला था, बावेंडी, ब्रूज और एक्कीमोव को केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। पियरे अगस्टोनी, क्रोज और हुइलियर को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। एक और बचता है अब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ये चिकित्सा का मिला है, इसको कौन देता है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया जाता है। और मेडिसिन में किस किस को मिला है? कैटालीन कारिको और ड्रू विसमैन, कारिको विसमैन, कैटालीन कारिको और विसमैन। विस से याद रख सकते हो, विस किस में पढ़ते हैं? स्नेक में होता है, स्नेक को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लिंक करने के लिए, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। विसमैन और कारिको ये आपको मेडिकल, इनको मेडिकल के फील्ड में मिला है। कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीके के विकास में महत्वपूर्ण इन्होंने योग्यता अपनी जो वो दी थी। दोनों वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के विरुद्ध जो mRNA टीके के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई थी, ठीक है, इनकी खोजें। तो ये थे हमारे जो 6 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उनके बारे में एक बार यहाँ पर फिर रिवाइज करा देते हैं एक बार फिर से। तो अगर हम बोलें आपको कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला, तो नरगिस मोहम्मदी, ईरान। साहित्य में पूछें तो फोसे, पूछें आपसे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में तो गोल्डीन। अगर आपसे पूछें फिर केमिस्ट्री में तो 3 बावेंडी, ब्रूज, एक्कीमोव, क्या नाम थे? बावेंडी, ब्रूज, एक्कीमोव। फिजिक्स में पूछे तो पियरे अगोस्टिनी, क्रूज और हुलियर। एंड आपसे बायोलॉजी में पूछे हैं कि बायोलॉजी में जो मिला है, किनको मिला है? 2 को मिला है। एक तो हमने अभी विस बताया है, जो विस नाम था, और एक बताया है आपको क्या? कारिको, ड्रू विसमैन। और आपको क्या नाम याद रखना है? कारिको और विसमैन। तो ये थे हमारे 6 के 6 नोबेल पुरस्कार। अगर एग्जाम में आएंगे तो आप अब कर दोगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, तो इसको रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जारी की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा यह जारी की जाती है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा? वीपो के द्वारा। और इसमें और कौन कौन साथ देता है? CII और CNI अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। 16वां संस्करण है। और इसकी थीम क्या रही? अनसर्टेनिटी, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी इसकी थीम रही। टॉप 5 व्यवस्था कौन सी रही? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, ये टॉप रहे। और लास्ट में कौन रहे? अंगोला, नाइजर, बुरुंडी। भारत की रैंक और देख लीजिए, काम खत्म। भारत की रैंक क्या है इसमें? तो 40 रही भारत की रैंक इसमें, ये भी आपको याद रखनी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 40। आगे देख लेते हैं अब कौन सी रिपोर्ट आती है। सारी रिपोर्ट एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। यहाँ पर रैंकिंग की लिस्ट दी जाती है, कौन सी रैंकिंग टॉप पर रही, तो इसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, तो इसमें 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्री।
20वां संस्करण था। टॉप रैंकिंग रही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टॉप पर ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? 201 से 250वें रैंक समूह में IISc बेंगलुरु को यहाँ पर शामिल किया गया। IISc बेंगलुरु क्या है, यहाँ पर अपनी रैंक कहाँ किस वाले पोर्शन में लाए? 201 से 250 वाले रैंक समूह में। और यूपी की 2 EMU और BHU ये 601 से 800 के बीच में शामिल रही। भारत संयुक्त राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पहल, ये ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार यूज 1969 में कार्ल ओगलेब्सी द्वारा किया गया था। इस रीजन में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? अफ्रीका का क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया, इजराइल का एशिया, इजराइल नहीं, एशिया के इजराइल, जापान, कोरिया को छोड़कर, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़कर जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। विकासशील, कम विकसित और अविकसित वाले जो क्षेत्र देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इंडिया UN फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट, इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का 78वां सत्र चला, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये याद रखना है पहले तो आपको, 78वां है। और क्लाइमेट एम्बिशन समिट यहाँ आयोजित हुआ। और इसकी जो शुरुआत थी कब प्रारंभ हुआ है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर और 19 सितंबर को SDG शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की डेनिस फ्रांसिस ने, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैको के हैं और UNG के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। 78वें सत्र के अध्यक्ष रहे डेनिस फ्रांसिस। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया डॉक्टर S जयशंकर ने। और 77वें सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? कसाबा कोरोसी, जो कि हंगरी के थे, उन्होंने की थी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल ऐड किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? बस नाम याद रखना है। वो 2 देखिए यहाँ पर अब टोटल 45 हो गए हैं भारत के जो धरोहर हैं। टोटल 45 नहीं 42 हो गए हैं, 42 हो गए हैं। और कौन कौन क्षेत्र में है? देखिए 34 तो हैं आपके सांस्कृतिक में, 7 प्राकृतिक में और 1 मिश्रित है। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। अब यहाँ पर 2 जो ऐड किए गए हैं वो एक तो शांति निकेतन और एक होयसल के मंदिर। शांति निकेतन को किया गया है और होयसल के मंदिर समूह को ऐड किया गया। शांति निकेतन कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका क्या स्थापना रखी थी। और फिर इसके बाद 1921 में विश्व भारती के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन गया था। होयसल के पवित्र मंदिर समूह ये कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना, इन दोनों को ऐड किया गया है। तो ये भगवान विष्णु के रूप में है। ये मंदिर जो है यहाँ पर, इन मंदिरों में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और भगवान शिव को भी समर्पित है। केशव मंदिर एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो टॉप में अगर देखें शुरू में किन किन को ऐड किया गया था, ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। आगरा का किला, ताजमहल, ये दोनों आगरा में है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये 1983 में जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, इस तरह से याद रख लेना। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो 4 को इसमें ऐड किया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अभी रिसेंट में किसको ऐड किया है? देखिए इतना तो आप लिस्ट याद नहीं कर पाओगे, तो ऐड अभी किया है आपके शांति निकेतन को और होयसल के पवित्र मंदिर को। प्राकृतिक स्थल में पूछ सकते हैं कि 7 कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, केवलादेव राजस्थान में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आसाम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी और फूलों घाटी उत्तराखंड में, पश्चिम घाट कर्नाटक केरल में है और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र ये हिमाचल में है। मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है और 2016 में इसको ऐड किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा और सवाल बनेगा तो ये बनेगा 2021 में किसको ऐड किया गया, तो धोलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको रामप्पा मंदिर बोलते हैं, इनको ऐड किया गया था 2021 में। तो ये याद रखना, धोलावीरा, काकतीय, शांति निकेतन, होयसल के मंदिर।
I2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण हुआ। पहले तो आपको I2 U2 बता दें, I2 U2 है क्या। I2 का मतलब इजराइल इंडिया, U2 का मतलब USA UAE। इन चार देशों का क्या है, ये एक समूह है। इसमें इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहा गया है इसको। जो हुआ इसमें क्या है, जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण इन्होंने किया है। तो इसमें किन किन मुद्दों पर यहाँ पर निवेश को प्रोत्साहित करना है, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर बस ये याद रखना, आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों पर यहाँ पर जो भारत है वो इसमें शामिल हो गया आर्टेमिस मिशन में। भारत कनाडा विवाद की बात करें तो ये आखिर क्यों हुआ। देखिए क्या हुआ, 8 जून 2023 की बात है। कनाडा का एक शहर है ब्रैम्पटन, वहां पर खालिस्तानी जो समर्थक थे उनके द्वारा रैली निकाली जा रही थी। उसमें क्या दिखाया जा रहा था, जो इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड्स ने डेथ की थी उनकी, तो उस तरह से झांकी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। और यहाँ पर ये हर साल जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके विरुद्ध अपना प्रदर्शन करते हैं। तो जो भारत के विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और इसे भारत और कनाडा के संबंधों के लिए अनुकूल नहीं बताया। तो फिर उसके बाद 10 दिन बाद क्या होता है, हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हो जाती है, उसको गोली मारकर मार दिया जाता है किसी गुरुद्वारे के पास। तो जो प्रधानमंत्री है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या है इसका आरोप किस पर लगाया, भारत की सरकार पर लगाया। और जो 5 आइज एजेंसी है उसने भी क्या है भारत की संलिप्तता का दावा किया था कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत के भी संबंध है। तो इसको लेकर फिर कनाडा ने क्या किया, जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक थे उनको निष्कासित कर दिया। फिर भारत ने भी क्या कर रहा है, इसकी प्रतिक्रिया में भारत से क्या है कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। और भारत ने कनाडा पर यह आरोप लगाया कि जो खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के जिम्मेदार आतंकी हैं उनको क्या है कनाडा जगह देता है, सुरक्षित आश्रय देता है, सेफ हेवन उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर संबंध बिगड़े हैं भारत और कनाडा के। तो 5 आइज इंटेलिजेंस क्या है, तो ये खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें 5 देश है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका। ये क्या करते हैं, ये अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं और खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 5 आइज एजेंसी इंटेलिजेंस के बारे में है। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश। OIML क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई। और इसमें क्या होता है, देखिए भारत क्या करता है, जो भारत का केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, वेट एंड मेजर उपकरण को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या है OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। तो एक तरह से वेट एंड मेजर्स जो उपकरण हैं ये बेचे जाते हैं, इनको क्या OIML प्रमाण पत्र मिल गया है। तो भारत विश्व का 13वां देश बन गया है जिसको इस प्रमाण पत्र की स्वीकृति मिली है। और बाकी कितने देश और हैं, 12, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बना था, याद रखना है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। इसमें क्या है क्षमताओं को देखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और इसको निकाला किसने, नाम याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 को 10वां संस्करण है। 64 इसमें देश शामिल हैं, अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड, फिर लग्जमबर्ग, फिर आइसलैंड। और भारत की रैंक रही टैलेंट के मामले में 56, तो 56 रही है इस बार। 22 में कितनी थी, 52 थी। तो याद रखना है टैलेंट में भारत की रैंक 56 आउट ऑफ 64। टॉप पर स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग निकाली है यहाँ पर US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट
और अमेरिकी ये क्या है, एक अमेरिकी मीडिया कंपनी, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग, जिसमें क्या टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा और भारत 30वें स्थान पर रहा। ठीक है, और 2022 में भारत 31वें पर था, एक स्थान की बढ़ोतरी हुई, अब 30वें पर आ गया है और स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ये याद रखना, कनाडा दूसरे पर है, अमेरिका 5वें पर है, इनसे हमें इतना लेना देना नहीं है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत का याद रखना बस। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत 30वें स्थान पर है, टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, निकालता कौन है, USNWR, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। विश्व की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं अकॉर्डिंग टू 2024, 2 जनवरी को फोर्ब्स द्वारा ये जारी की गई लिस्ट, आंकड़े जारी किए गए, जिसमें टॉप पर रहा USA, सेकंड रहा चाइना, थर्ड रहा जर्मनी, फोर्थ रहा जापान एंड फिफ्थ रहा भारत। तो भारत क्या है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है, भारत है। जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह ये घोषित किया अक्टूबर माह को। ये जॉर्जिया क्या है, अमेरिका का एक राज्य है, तो उसके द्वारा क्या है, अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, हिंदू त्योहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि आते हैं, इसलिए इसको क्या घोषित किया है, हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इंपोर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है, एक थिंक टैंक है, कौन सा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा निकाली जाती है। कितने 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों पर, 23 याद रखना, 23 संकेतों पर। अब इसका 17वां संस्करण था, 163 देश शामिल हुए, 163 वैश्विक शांति सूचकांक में। और शांति का सबसे शांत देश कौन सा, आइसलैंड है, फिर डेनमार्क, आयरलैंड। आइसलैंड याद रखना कि शांत क्यों है, क्योंकि इस तरह से याद रख लेना कि सर पर आइस रखी और कूल रहा, तो इसलिए शांत रहा, शांति का पुरस्कार आइसलैंड को। और सबसे अशांत देश घोषित किया गया किसको, अफगानिस्तान, यमन और सीरिया को। अफगानिस्तान सबसे लास्ट रहा, सबसे अशांत, क्योंकि ये तालिबान का हमला भी देखने को मिला और ये यहाँ पर आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। इसमें भारत की रैंक भी कुछ अच्छी खासी नहीं है, 126वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, कितने में से, 163 में से 126वां। तो दक्षिण एशिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा, 70वीं रैंक के साथ भूटान रहा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह सूचकांक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें क्या है, ये इसका 13वां संस्करण है, 120 देश शामिल हुए। टॉप पर रहा इसमें स्वीडन, सेकंड डेनमार्क, थर्ड नॉर्वे। स्वीडन रहा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे। और लास्ट में कौन रहा, यमन, कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया। भारत की रैंक कितनी रही, 67। कितने देशों में से, 120 देशों में से 67वीं रैंक रही भारत की। सतत विकास रिपोर्ट 2023, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसके, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या है, एजेंडा रहा। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं, टोटल 17 हैं। एक बार नजर उन पर भी मार लेना, क्योंकि नजर अगर एक बार देख के जाओ, क्योंकि वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सवाल काफी पूछे जाते हैं, PCS में भी पूछे गए थे। तो ये रिपोर्ट निकाली जाती है UNSDN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें क्या है, 8वां संस्करण है, 166 देश है। टॉप पर रहा SDG सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में फिनलैंड टॉप पर रहा, स्वीडन सेकंड रहा, डेनमार्क थर्ड रहा। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। साउथ सूडान सबसे लास्ट रहा, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड। भारत को 166 में से 122वीं रैंक मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 में। कितनी, 112वां। भारत की रैंक जरूर याद रखनी है, किसी की याद हो या ना हो। भारत की कितनी है, 112। कितनी है भारत की रैंक, 112। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023 में 112।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा निकाली जाती है? क्विकरली साइमंड्स के द्वारा। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर है, 20वां इसका संस्करण है। विश्व भर के 1498 इसमें यूनिवर्सिटीज शामिल हुए हैं। टॉप पर रहा है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 12वें वर्ष शीर्ष पर रहा है MIT। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो याद रखना MIT लगातार 12वीं बार। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये 8वीं रैंक के साथ एशिया में टॉप पर रहा है। भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। 149वीं रैंक के साथ यहाँ पर IIT बॉम्बे टॉप पर रहा। IIT बॉम्बे 149 रैंक मिली किसको? IIT बॉम्बे को क्विकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है एशिया की। अब इसका 11वां संस्करण है और इसमें 117 विश्वविद्यालय सर्वाधिक किसके हैं? जापान के, उसके बाद चीन के, फिर भारत के। तो टॉप पर रहा सिंगुआ विश्वविद्यालय, सेकंड पैकिंग। और भारत की बात करें तो IISc बेंगलुरु 48वीं रैंक के साथ यहाँ पर टॉप पर रहा। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स ये किसके द्वारा निकाली जाती है? मर्सर के द्वारा। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 तो किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा। न्यूयॉर्क सिटी को बेस्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है इस रैंकिंग में। मर्सर के अनुसार हांगकांग नंबर 1 पर रहा है। हांगकांग क्या है? विश्व भर में सबसे महंगा शहर है। हांगकांग और सिंगापुर। सबसे सस्ते कौन रहे हैं? पाकिस्तान का कराची और इस्लामाबाद। सबसे लास्ट रहे हैं 226, 227 कराची और इस्लामाबाद। तो हांगकांग और सिंगापुर टॉप पर रहे हैं। भारत का 147वें नंबर पर रहा है कौन? ये मुंबई रहा है। भारत का 147वें पर मुंबई रहा है, याद रखना 147 मुंबई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 ये EIOU द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा? EIOU के द्वारा। एंड इसमें सिंगापुर और ज्यूरिक टॉप पर रहे और सीरिया का जो दमिश्क है कैपिटल है तो वो सबसे लास्ट रहा, सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया। विश्व में रहने के लिए 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर, चेन्नई 163वां, अहमदाबाद 166वां। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई और इसमें वियना ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया कैपिटल शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद कोपेनहेगन और मेलबर्न को सेकंड और थर्ड रैंक मिली। दमिश्क यहाँ भी लास्ट रहा। नई दिल्ली 141 के साथ नई दिल्ली और मुंबई भारत के 2 टॉप शहर रहे। नई दिल्ली और मुंबई ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2006 से ये जारी की जा रही है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापन करना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 ये 4 डायमेंशन पर आधारित है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस रिपोर्ट में टोटल 146 देश है और टॉप 3 देश रहे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और लास्ट में रहे अफगानिस्तान, चाड, अल्जीरिया। तो इसमें भारत की रैंक कितनी रही? 127वीं रैंक रही। कुछ अच्छी खासी नहीं है 146 में से, लेकिन पिछले साल से ठीक ठाक हुई है, 8 स्थान सुधार हुआ है। 2022 में 135वां स्थान था किसका? भारत का। नेक्स्ट IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसका 35वां संस्करण है। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। अब इसमें टॉप पर कौन कौन रहा ये देख लेते हैं। टॉप पर रहा डेनमार्क, देन आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, लास्ट रहे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, मंगोलिया। भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 64 में से 40वीं रैंक रही है भारत की। सीरिया अरब लीग में फिर से शामिल हो गया है। कितने साल बाद? लगभग 12 साल बाद फिर से शामिल हुआ है। 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर से
जुड़ गया है। 12वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जेद्दा, सऊदी अरब में ये हुआ और इसमें क्या है, फिर से इसको शामिल कर लिया है सीरिया को। सीरिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया है 2011 के बाद। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए दिया। मोर्चा चक्रवात आया था, मोर्चा चक्रवात ने तबाही मचाई, कहाँ? म्यांमार में। तो इसको लेकर फिर भारत ने क्या है, उसकी हेल्प की है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। बस ये याद रखना है, म्यांमार को हेल्प देने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसकी बात करें विश्व के 180 देश और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की है और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी की जाती है। रिपोर्ट्स विदाउट ऑर्डर द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 21वां संस्करण था, लगातार नॉर्वे टॉप पर रहा। भारत को 161वां स्थान मिला। भारत की प्रेस को कितना मिला? 180 में से 161वां स्थान मिला। 11 स्थान गिर गए हैं। 2022 में 150वां नंबर था, इस बार 161वां रैंक हो गई है। कितने में से? 180 में से 161वां रैंक मिला है भारत की प्रेस को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ये निकाली जाती है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा और इसमें 50 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या है इसमें विश्व में अनुमानित किए गए जो स्लेवरी में है। 3 ऐसे देश जिसमें सबसे ज़्यादा स्लेवरी है, तो भारत इसमें टॉप पर रहा 11 मिलियन के साथ, चाइना सेकंड रहा 5.8 मिलियन के साथ और नॉर्थ कोरिया 2.7 मिलियन के साथ थर्ड रैंक पर रहा। 2023 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया शीर्ष पर रहा जिसमें स्लेवरी परसेंटेज ज़्यादा है। उत्तर कोरिया टॉप पर रहा, अफगानिस्तान सेकंड, म्यांमार थर्ड और भारत 6th रैंक रही। विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? एशियाई के एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा और इसमें सबसे ज्यादा व्यस्त यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें स्थान पर रहा, नई दिल्ली का। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा और एयरक्राफ्ट मूवमेंट के मामले में यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। ये तीनों भी याद रखने हैं। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 ये जारी की गई है किसके द्वारा? ये एक थिंक टैंक है एम्बर, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में 78 देश शामिल हैं, चौथा संस्करण है और किन 3 क्षेत्रों पर इसका अध्ययन किया जाता है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशंस। इन 3 क्षेत्रों पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है? कोयला 36 पर, इसमें 3 विद्युत मांग वाले 3 बड़े देश चीन, अमेरिका और भारत ये टॉप पर रहे और CO2 जो उत्सर्जन किया जाता है इन 3 देशों के द्वारा ही किया जाता है। चाइना, अमेरिका और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 टाइम मैगजीन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 ये बताए गए। 20वां संस्करण है इसका। आर्टिस्ट की लिस्ट में किसको मिला? मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक को और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर को। इनोवेटर में किलियन एम्बापे जो कि फ्रेंच फुटबॉलर हैं और ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। टाइटन्स की लिस्ट में मिला है पद्म लक्ष्मी को जो भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं एंड एलन मस्क और मेसी को। असाधारण व्यक्ति टाइटन्स में। नेताओं में किसको मिला है? एलोना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति एंड जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री। आइकन्स में शाहरुख खान रहे भारत की तरफ से 15 लोगों में एंड पायनियर्स में रहे
SS राजामौली को शामिल किया गया, जो कि RRR मूवी के डायरेक्टर थे। फिनलैंड नाटो का 31वां देश बन गया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, पॉलिटिकल और एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें 31 देश शामिल हैं। 31वां देश फिनलैंड बना है। 30वां देश बना था उत्तरी मैसिडोनिया, लेकिन 31वां याद रखना है आपको, फिनलैंड है। स्वीडन को वॉशिंगटन संधि को स्वीकार कर लिया और भविष्य में ये भी नाटो का सदस्य बन जाएगा। तो फिनलैंड क्या है, 31वां देश रहा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये किस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNSDN, संयुक्त राष्ट्रीय पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 11वां इसका संस्करण है और 6 कारकों पर यह आधारित है। GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। 137 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। 6वीं बार फिनलैंड इसमें टॉप पर रहा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड क्या है, टॉप पर रहा। सेकंड डेनमार्क, थर्ड आइसलैंड। सबसे कम प्रसन्न देशों में अफगानिस्तान, लेबनान और सियरा लियोन रहे। भारत को 126वां स्थान मिला। भारत को कितना मिला? 126वां स्थान। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हुआ है। अब किस लिए हुआ है लद्दाख? देखिए, मयूरभंज जो कि उड़ीसा का एक जिला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर है, काले बाघ पाए जाते हैं, एशियाई हाथी भी पाया जाता है, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छऊ यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और लद्दाख को किस लिए? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व भी है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, हेनले गांव में स्थापित किया गया था, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मयूरभंज और लद्दाख को क्या है, टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, मयूरभंज और लद्दाख। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये इसका 10वां संस्करण है। इसमें इस्लामिक स्टेट को सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। और देशों में देखा जाए तो अफगानिस्तान सबसे प्रभावित आतंकवाद से, फिर बुर्किना फासो और उसके बाद सोमालिया देश, ये क्या आतंकवाद से प्रभावित देश हैं। सब भारत 13वां स्थान हासिल किया है भारत ने इसमें, कि भारत भी 13वां, मतलब प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत को 13वां स्थान मिला है जो आतंकवाद से प्रभावित है। टॉप पर अफगानिस्तान रहा है। सबसे कम घातक देश रहे हैं जो आतंकवाद से, भूटान, चाइना, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, ये आतंकवाद से अप्रभावित देशों की सूची में रखे गए हैं। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्ताक्षर प्रवृत्तियां 2022, ये सिपरी द्वारा जारी की जाती है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022। 5 बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? USA, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी, ये क्या हैं? 5 सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। और 5 इंपोर्टर कौन से हैं सबसे ज्यादा? भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये क्या हैं? इंपोर्टर हैं, ये एक्सपोर्टर हैं। तो इंपोर्टर में भारत सबसे टॉप पर है। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है रूस। हमेशा की तरह रूस ही फिर से रहा है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023, ये इसको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जिसके हेड इस वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जेनेट यांग है। और इसका मुख्यालय बेरेलवी हिल्स, कैलिफोर्निया, USA में है। वहीं बात करें किस किस को ये अवार्ड मिला है, तो इस बार दिया गया डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में 95वां ऑस्कर अवार्ड। 11 नामांकन फिल्म, इसमें टॉप फिल्म रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको प्राप्त हुए 11 नामांकन अवार्ड। डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ट इसके डायरेक्टर थे, इनको क्या है सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। इस फिल्म ने किसने? एवरीथिंग
एवरीवेयर ऑल एट वंस। मल्टीवर्स इसको क्या है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो टॉपर कौन, ये मूवी को किसको मिला, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। डायरेक्टर डैनियल क्वान, डैनियल स्किनर्ट एंड मल्टीवर्स को कॉमेडी ड्रामा में मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ट को। बेस्ट अभिनेत्री माइकल योहो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एंड सब अभिनेता किसको, ब्रेंडन फ्रेजर को। किस मूवी के, ये मूवी इनकी थी द व्हेल मूवी को, द व्हेल मूवी। इसके बाद अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को मिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। और डॉक्यूमेंट्री, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को कार्तिकी गोंसाल्विस ने इसके डायरेक्टर रहे और गुनीत मोंगा इसके प्रोड्यूसर रहे। दोनों ने अवार्ड ग्रहण किया स्टेज पर जाकर। पहला अवसर है जब किसी फिल्म को यह ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू जो RRR का है और डायरेक्टर SS राजामौली हैं। MM किरवानी इसके संगीतकार हैं और गीतकार चंद्र बोस है। मीन्स संगीत म्यूजिक दिया MM किरवानी ने और लिरिक्स थे वो चंद्र बोस के। गाया किसने, राहुल सिंपलीगंज और काल भैरव ने। तो ये याद रखना है। और इसके जो अभिनेता हैं RRR मूवी के रामचरण और जूनियर NTR हैं। ऑल दैट ब्रेथ्स इसको अवार्ड मिलने से मूवी चूक गई, तो टॉप 5 में यह क्या है शामिल रही थी। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रेजेंटर्स में रही। इससे पहले पर्सिस खम्बाडा भी पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो क्या प्रेजेंटर के रूप में वहां पहुंची थी। 2016 में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर के रूप में शामिल हुई थी। लेगाटम स्मृति सूचकांक 2023 लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लेगाटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें इसका 16वां संस्करण है। इसमें 8 क्षेत्रों के 167 देश शामिल हुए, 3 डोमेन, 12 पिलर्स और 67 एलिमेंट्स और 300 इंडिकेटर्स पर यह आधारित है। इतना नहीं पूछेंगे, बस लेगाटम में टॉप पर रहा डेनमार्क और लास्ट में रहा दक्षिणी सूडान। भारत को मिली 103वीं रैंक, भारत रहा 103वें स्थान पर, मतलब 103 स्थान भारत को मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। किसके द्वारा ये जारी की जाती है, वॉशिंगटन DC में एक थिंक टैंक है, उसका नाम क्या है वो भी देख लीजिए। द हेरिटेज फाउंडेशन इसके द्वारा ये जारी की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का ये 29वां संस्करण था। 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान ये टॉप पर रहे। इकोनॉमिकली फ्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को टॉप पर रखा गया। और इसमें 65 अर्थव्यवस्थाओं को क्या है मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और भारत का स्कोर 131वां रहा, 184 में से 131वां। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इसमें शामिल हो गया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट या M4C बोल सकते हैं इसको, M4C। संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE की एक ये पहल है, USA और UAE की एक संयुक्त पहल है। तो इसकी शुरुआत की गई थी COP26 के दौरान ग्लासगो UK में। इसके बाद फिर AIM4C ये 5 वर्षों के मध्य जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है। भारत ने इसमें क्या है हस्ताक्षर कर दिए हैं, शामिल हो गया है। तो वर्तमान में इसमें 55 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये जारी की जाती है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इससे संबंध है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। ग्लोबल
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, ये क्या है 2012 से जारी किया जा रहा है। 50 देशों के बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। अब ये 11वां संस्करण है। 55 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। टॉप पर यूएसए है, फिर यूके है, उसके बाद फ्रांस है। भारत की रैंक है 55 में से 42। भारत रहा 55 में से 42वीं रैंक पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से इसे जारी कर रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को, और 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी की जाती है। यह रिपोर्ट पूछेंगे कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। 28वां संस्करण डेनमार्क इस टॉप पर रहा। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड टॉप पर रहे, और लास्ट में रहे सोमालिया, सीरिया और दक्षिणी सूडान। सोमालिया, सीरिया, दक्षिणी सूडान। भारत 85वें स्थान पर है। भारत 85वें स्थान पर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। वासेनार एग्रीमेंट किससे संबंधित है? एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, जो हथियारों और दोहरे उपयोग वाली डबल यूज गुड्स को जो ट्रांसफर होता है उन पर निगरानी करता है। इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में है, और यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन शुरुआत 1996 से हुई। वर्तमान में 42 सदस्य है। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। वासेनार एग्रीमेंट अरेंजमेंट का, वासेनार अरेंजमेंट का भारत कब सदस्य बना? 2017 में सदस्य बना था। अब इसका भारत क्या है, अध्यक्ष बना है। भारत इसका अध्यक्ष बना है। चीन इसका सदस्य नहीं है। इसका सदस्य चीन नहीं है, यह भी याद रखना है। तो भारत पहली बार इसका क्या है, आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स तो किसके द्वारा जारी की जाती है? वॉशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है 2 संस्थाएं हैं, एक कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी यूएसए का, और एक कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये 9वां संस्करण है। टॉप पर रहा इसमें स्विट्जरलैंड, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, डेनमार्क। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये 3 याद रखने। और भारत को क्या है, यहाँ पर दक्षिणी एशियाई देशों में 9वीं रैंक मिली है। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत को 9वीं रैंक मिली है। और अगर वैश्विक रैंक देखे भारत की तो 109वीं है, ये याद रखना। 109वीं वैश्विक रैंक है, और दक्षिण एशियाई देशों में 9वीं रैंक है। 109वीं रैंक किसमें? ये है वैश्विक जो रैंक है इसकी 109वीं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये इनसीड द्वारा जारी की जाती है। इनसीड द्वारा, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा, एडेस्केट इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 3 इनसीड एंड डेस्कार्टेस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, इन तीनों की हेल्प से यह जारी की जाती है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। 134 देश शामिल हैं। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहा। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। स्विट्जरलैंड को याद रखना है, यहाँ पर टॉप पर रहा है। भारत की रैंक 103 रही है। भारत की रैंक 103 रही है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 8 का ये जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 8 कारकों में विभक्त है। टॉप पर रहा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। सबसे लास्ट रहा सूचकांक में वेनेजुएला, लास्ट में रहा वेनेजुएला। भारत की रैंक रही 79वीं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 ये चैरिटीज एड फाउंडेशन CF द्वारा निकाली जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स
142 देश शामिल हैं। सबसे उदार देश इंडोनेशिया है, भारत को रैंक मिली 43वीं, भारत को रैंक मिली 43वीं। उदार देशों में सबसे अंतिम 4 में पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान है। अब देख लेते हैं हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। COP 28 की बात की जाए, COP 28 इस बार कहाँ हुआ? दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच। किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा। यह इसका 28वां सत्र था। अध्यक्ष याद रखने हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर। सुल्तान अहमद अल जाबेर। COP 28 कहाँ आयोजित हुई? दुबई, UAE में। किसके द्वारा जारी आयोजन किया जाता है? UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन, UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 28वीं ये COP 28 है। कहाँ? जगह याद रखना, दुबई, UAE में। अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जबेर। सुल्तान अहमद अल जबेर। ये क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक पर भी यहाँ पर सहमति बनी है, ग्लोब स्टॉक टेक पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएं, जैसे यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वर्ष 2030 तक टारगेट रखा गया है किसका? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने के लिए, यहाँ पर तिगुना करने के लिए लक्ष्य बनाया गया वर्ष 2030 तक। लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, लॉस एंड डैमेज फंड, ये याद रखना, लॉस एंड डैमेज फंड। वैसे तो ये 2022 में जो COP 27 की मीटिंग हुई थी तब से ही प्रबद्ध किया गया, लेकिन अब ये क्या है? बनाया गया है लॉस एंड डैमेज फंड। COP 28 के लिए ग्लोबल कूलिंग प्लेज बनाया गया है, ग्लोबल कूलिंग प्लेज। और इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। यह सम्मेलन बता दिया, इसकी डेट 30 जनवरी से 12 दिसंबर थी। और COP 28 की मेजबानी की पेशकश भारत ने की है। अगर इस पे साइन हो जाते हैं तो ये भारत में दूसरी बार होगा। 2002 में भारत ने पहली बार COP की अध्यक्षता की थी। ग्रीन क्रेडिट पहल, ये भारत की तरफ से यहाँ पर क्या है? इसको रखा गया है। ये भारत सरकार की एक पहल है, मिशन लाइफ, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, उसको यहाँ पर शुभारंभ किया गया ग्रीन क्रेडिट पहल का। ग्रीन राइजिंग पहल का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, ग्रीन राइजिंग पहल का। तो ये दोनों तो याद जरूर रखने हैं, ग्रीन क्रेडिट पहल, ग्रीन राइजिंग पहल भारत से संबंधित है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस NMCG, ये भी लॉन्च किया गया है। इसमें 11 देशों के 275 से अधिक शहर भागीदार हैं। 11 देश कौन कौन से हैं? भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी, USA। और यहाँ पर COP 28 से क्या है? अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। COP 29 अजरबैजान में होगी, अजरबैजान कैपिटल बाकू में। COP 30 ब्राजील में प्रस्तावित है। और भारत ने कब के लिए बोला है? 2028 COP 33 की अध्यक्षता के लिए। COP 5, ये मीना माता अभी समय पर 5वीं बैठक है। कहाँ पर हुई? ये मरकरी को ध्यान में रखते हुए मीना माता जो कन्वेंशन है मरकरी से संबंधित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी 5वीं बैठक हुई है। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी अध्यक्षता क्लाउडिए डूमित्रो ने की, क्लाउडियो डूमित्रो ने की। क्लाउडियो डूमित्रो किस देश के हैं? रोमानिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? रोमानिया से संबंधित है। तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के पारे से हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP 5 में 33 निर्णय अपनाए गए, वो हमें याद रखने नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो बैटरी, स्विचेस, इनका यूज कम करें। डेंटल अमेलगम का 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया। मतलब जो मरकरी की चीजें हैं उनको कम करने का निर्णय लिया गया है। तो मीना माता याद रखना है, मरकरी से है। COP 6 कहाँ होगा? चिली में, ये और याद रखना है। तो मीना माता पारे पर मीना माता अभी समय ये क्या है कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, मरकरी से संबंधित 2013 में अपनाया गया था, लेकिन लागू 2017 में हुआ। भारत मीना माता का एक पक्षकार है और 2018 में भारत ने इसका रेटिफिकेशन किया था, तो ध्यान रखना है। GPAI
शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ? GPAI, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितकारी मल्टी स्टेक होल्डर्स की पहल है। GPAI शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की, भारत इसका अध्यक्ष रहा, ये याद रखना है। तो जैसा कि हमने बताया GPAI यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। 15 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित OECD में की गई है। OECD में GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश और एक क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन संघ शामिल हैं। तो वर्तमान में GPAI के सदस्य अब 29 हो गए हैं। जब इसका गठन हुआ था तो संस्थापक देश 15 थे, अब 29 हो गए हैं। दिसंबर 2020 में यूनेस्को को इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। GPAI के शिखर सम्मेलन पहला हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा पेरिस फ्रांस में, तीसरा टोक्यो जापान में। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, तो ये 2023 में 1-2 नवंबर को यूके के ब्लैचले पार्क में क्या है? मीटिंग हुई। ये इसका प्रथम संस्करण है। 28 देशों ने इसमें भाग लिया, 28 देश है और एक यूरोपियन यूनियन ने। तो ब्लैचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। किससे संबंधित है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मिसयूज हो रहा है उसको लेकर ब्लैचले डिक्लेरेशन हुई है, ये याद रखना है। फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है ये, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया इसमें। तो ये सारे आप याद रखने हैं जो जो भी चीजें हैं। तो भारत की तरफ से राजीव चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर हिस्सा लिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। 3 बेसिन समिट या ब्राज़ीविल समिट, ये कहाँ पर हुई? जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ीविल, वहाँ पर ये आयोजित हुई। समिट ऑफ 3 बेसिन, आखिर ये है क्या? ये इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2011 में, ये भी कॉन्गो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ीविल में ही आयोजित किया गया था। अब ये क्या है? देखिए, ये 3 बेसिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो 3 बड़े बड़े बेसिन हैं, अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और बोर्नियो मेकोंग दक्षिण पूर्वी एशिया बेसिन, ये क्या करते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 80% भाग इन्हीं के अंडर में आता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 2/3 हिस्सा इन्हीं तीनों बेसिन के अंदर में आता है। 3 बेसिन कौन कौन से हैं? तीनों देख लेते हैं। अमेजन बेसिन है जो कि सबसे बड़ा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। 9 देश इसमें शामिल हैं: ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सुरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। और कॉन्गो बेसिन की बात करें तो विश्व के दूसरे सबसे बड़ा बेसिन है, उष्ण कटिबंधीय वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 6% हिस्सा इसी के अंडर में आता है। 6 देशों में फैला है: कॉन्गो गणराज्य, कैमरून, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य दक्षिणी गणराज्य है। और जो बोर्नियो मेकोंग दक्षिण पूर्वी एशिया बेसिन है, तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ये एशिया के 2 क्षेत्रों में, एक बोर्नियो द्वीप और एक मेकांग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये तीनों 3 बेसिन के बारे में बताया गया। ब्राज़ीविल समिट कहाँ पर आयोजित हुआ? कॉन्गो गणराज्य में, ये भी ध्यान रखना है। G77 शिखर सम्मेलन, या फिर इसको G77 प्लस चाइना भी बोल सकते हैं, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका सम्मेलन हवाना में, जो कि क्यूबा की कैपिटल है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। थीम रहा इस बार का करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यहाँ पर हवाना डिक्लेरेशन को क्या है? अंगीकृत किया गया। और G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी भाग लिया। G77 का वर्ष 24 का सम्मेलन युगांडा में होगा और 22 का कहाँ हुआ था? पाकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था।
भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता 1964 में की थी। G77 है क्या? G77 ये 15 जून 1964 को जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका ये एक ग्रुप है। तो सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 77 से यहाँ पर 134 तक पहुंच गई है। तो चीन इसका सदस्य नहीं है, बस वो क्या है, इसका समर्थक है, यहाँ पर वो समर्थन करता है। तो 80% आबादी G77 के अंतर्गत ही आती है वर्ल्ड की, तो भारत इसका सदस्य है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है। 60 शहरों से ज्यादा में और 200 से ज्यादा बैठकें हुई। कहां? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया। G20 शेरपा कौन रहे? अमिताभ कांत, नाम याद रखना है। G20 शेरपा अमिताभ कांत और चीफ कोऑर्डिनेटर रहे हर्षवर्धन श्रृंखला। हर्षवर्धन श्रृंखला इसके क्या चीफ कोऑर्डिनेटर रहे। गेस्ट कंट्री भी बुलाए गए, अतिथि देश रहे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। भारत ने क्या है, यहाँ पर कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको भी आमंत्रण दिया। UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB, OECD, AU, ओडा, नेपाड एंड आसियान, इनके अध्यक्षों को भी यहाँ पर बुलाया गया। ISA, सिडरी, ADB, इन सबको आमंत्रित किया था भारत ने। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के कुछ आउटकम देख लेते हैं क्या क्या रहे। यहाँ पर G20 वुमेन्स मिनिस्ट्रियल का समर्थन करने के लिए वर्किंग ग्रुप के गठन पर सहमति हुई। अफ्रीकी यूनियन अब इसका स्थायी सदस्य हो गया। अब ये G20+AU बन गया है। G20+AU ये अफ्रीकन यूनियन दूसरा रीजनल ब्लॉक है जो G20 में शामिल हुआ है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी था। 1999 में G20 की स्थापना के बाद पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। ठीक है। अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो 55 देश है। 2002 में लॉन्च किया गया। वर्तमान अध्यक्ष हैं अजाली ओसोमानी जो कि कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये यहाँ पर साइन किन किन देशों ने किया? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई नेताओं के साथ मिलकर भारत ने इसका शुभारंभ किया 9 सितंबर 2023 को। किसका? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। तो ये G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है और ये क्या है, जो जैव ईंधन है इसके विकास में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसमें कौन कौन देश हैं? भारत के साथ साथ अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, ये इसमें शामिल हैं। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में इसे देखा जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। IMEC जो एशिया, अफ्रीकन गल्फ और यूरोपियन के मध्य का कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। पूर्वी गलियारा ईस्ट कॉरिडोर, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और नदन कॉरिडोर ये अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। क्लियर। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, इनको क्या है, गैवेल सौंप दिया है। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये है 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में G20 सम्मेलन होगा। तो भारत की G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2030 तक G20 का अध्यक्ष रहा और वासुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम रही। यह विषय कहाँ से उठाया गया? महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित रहा।
इसमें कमल लोटस के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है। और पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन प्रति है, ये पति नहीं, पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन दृष्टि दोष को दर्शाती है, दृष्टिकोण को। और इसमें क्या प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। तो कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो ये था G20 के बारे में। 43 आसियान शिखर सम्मेलन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आसियान की बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुई। राष्ट्रपति इंडोनेशिया के जोको विडोडो द्वारा की गई। और इसका थीम रहा एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया ने लाओ पीडीआर को सौंप दी है इसकी अध्यक्षता। अगले साल 24 में कहाँ होगी? लाओस में होगी G20 इसकी 43 आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक है। आसियान में कौन कौन देश आते हैं ये आप देख लेना, इनकी पूरी लिस्ट कौन कौन देश इसमें शामिल है। भागीदार देश के डायलॉग पार्टनर के रूप में भारत भी इसमें शामिल हुआ। भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान का, ये भी ध्यान रखना है। तिमोर लेस्टे में भारतीय दूतावास, ये हमने वन लाइनर में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिमोर लेस्टे में इंडियन एम्बेसी स्थापित किए जाने की डिक्लेरेशन की। और तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है? दिल्ली क्या है? तिमोर लेस्टे की राजधानी है। तो ये ध्यान रखना है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुई। 2019 के बाद आयोजित होने वाला यह ऐसा ब्रिक्स सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया, वरना ऑनलाइन ही हुआ था। पिछले 3 जो ब्रिक्स सम्मेलन थे वो वर्चुअल रूप में हुए थे। तो थीम क्या रही? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेशन ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले बात तो आप इसकी थीम याद रखना, काफी अच्छी बड़ी है। और अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 6 सदस्य देश हैं, इसके 6 सदस्य देशों को शामिल करने की डिक्लेरेशन की गई। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो 1 जनवरी से ये 6 के अर्जेंटीना को छोड़कर ये 5 देश क्या हो जाएंगे? फुल मेंबर बन जाएंगे। ब्रिक्स 5 से सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसमें शामिल हो जाएंगे। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है, वरना 11 देश ही होते इसमें। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 24 में कहाँ होगा? कजान, रूस में यह आयोजित होगा। एससीओ की मीटिंग, शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? भारत की अध्यक्षता में हुई। 23वीं एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? भारत में और वर्चुअल रूप में आयोजित हुआ। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। ऑब्जर्वर स्टेट ईरान, बेलारूस और मंगोलिया रहे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया और ईरान एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एससीओ के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन हस्ताक्षरित किया गया। बेलारूस द्वारा एससीओ के सदस्य प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। 24वें शिखर सम्मेलन, ये एससीओ का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। तो ये एससीओ के बारे में था, शंघाई कॉरपोरेशन, शंघाई के बारे में, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में। क्रिस्टोफर मैकलक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बस इतना याद रखना है। 42वें प्रधानमंत्री हैं। डैनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, यही याद रखना है, पूरी कथा मत पढ़ना। सिरेथा थाविसिन ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर भंग कर दिया गया और अब कार्यवाहक अनवर
उल हक काकड़, अनवर उल हक काकड़, ये यहाँ पर है। हाँ, अनवर उल हक काकड़ क्या है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल बने हैं। विद्या देवी भंडारी की जगह ली। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वेन थुओंग बने हैं, वो वेन थुएंग। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद अडुकुने टिनुबू बने हैं। इक्वेटोरियल गिनी के मैनुअला रोका बोटे एंड बांग्लादेश के चुप्पू साहब मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू। साइप्रस के निकोस क्रिस्टो डायलाइड्स बने हैं एंड चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पोवेल। ये याद रखना है, पेट्र पोवेल। तो इतने नाम जो नए नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं वो याद रखना है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं देख लेते हैं, जैसे चक्रवात बिपरजॉय, ये अरब सागर में आया और इसने काफी तबाही मचाई। अरब सागर में आकर जो ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, कच्छ वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिला। इसका नाम बिपरजॉय किसने दिया, नाम याद रखना, बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम सुझाया गया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। चक्रवात फ्रेडी देखने को मिला मेडागास्कर, अफ्रीका के तट पर इसने लैंडफॉल किया और फ्रेडी नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान के द्वारा। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बारे में। यहाँ तक हमने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी न्यूज थे उनके बारे में देखा।